जनसंख्या नियंत्रण करना, जनसंख्या नियंत्रण करना, जनसंख्या वृद्धि दर को कम करके आना और साथ ही उन्नत जीवन प्रदान करना जनता को। बस इसी उद्देश्य से जनसंख्या नीति का निर्माण किया जाता है। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि पॉपुलेशन जो होती है, जनसंख्या वृद्धि होती है, ये जनसंख्या वृद्धि वास्तव में बड़ी अन्य जो प्राकृतिक आपदाएं कह दो या मानव जनित आपदा कह दो, उनके लिए उत्तरदायी भी होती है। ठीक है। तो इस पॉपुलेशन पॉलिसी के निर्माण का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो सिर्फ ये सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, जन्म दर में कमी की जाए और साथ ही जनता को उन्नत जीवन, स्वास्थ्य जो प्रद जीवन है वो उपलब्ध करवाया जाए। कुछ स्लाइड्स के माध्यम से हम हमारी पूरी जनसंख्या पॉलिसी और उसकी जो विशेषताएं हैं उनको देखते हैं। देखो, भारत की जनसंख्या नीति की हम बात करने वाले हैं। भारत की जनसंख्या नीति की हम बात करने वाले हैं। तो भारत की जो जनसंख्या नीति है, अगर हम इस पर बात करते हैं, ठीक है, तो भारत की जनसंख्या नीति वास्तव में देखो क्या है, क्यों निर्मित की जा रही है कि आर्थिक विकास व सामाजिक वृद्धि के लिए एक रास्ता होता है ना। आर्थिक विकास व सामाजिक वृद्धि के लिए ये एक रास्ता है। ये एकमात्र रास्ता कहूंगा मैं इसको, क्योंकि अन्य किसी और के प्रभाव से ये जनसंख्या नियंत्रित नहीं हो सकती है यदि आप कानून नहीं लेकर आएंगे तो। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ जनसंख्या नीति की हम शुरुआत करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि पॉपुलेशन किस कदर बढ़ती जा रही है और जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति का हमें सामना करना पड़ रहा है। आगे बात करते हैं कि सामान्य परिचय की, भाई जनसंख्या नीति निर्मित क्यों की जाती है, क्या पर्पज है जनसंख्या नीति के निर्माण का। सिंपल है भाई, स्मॉल फैमिली ए हैप्पी फैमिली, ए स्मॉल फैमिली ए हैप्पी फैमिली, यानी छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। ठीक है, बस इन्हीं उद्देश्यों को लेकर जनसंख्या नीति का निर्माण किया जाता है। जनसंख्या नीति के अंतर्गत शामिल क्या होता है, जनसंख्या नीति के अंतर्गत वे सभी कानून, योजनाएं, संस्थाएं संबंधित होती हैं जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने एवं मानव जीवन को उन्नत बनाने से संबंधित हैं। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने एवं मानव जीवन को उन्नत बनाने से संबंधित होता है। ये हमारी जनसंख्या नीति का क्या हो गया, एक परिचय हो गया। ठीक है, यानी वास्तव में जनसंख्या नीति निर्मित की गई हैं, उनकी हम बात कर चुके हैं। आगे बात करते हैं कि हमारे भारत में सबसे पहले जनसंख्या नीति का निर्माण कब हुआ। तो अगर बात करते हैं भारत में जनसंख्या नीति के निर्माण का, तो जनसंख्या नीति, पहली जनसंख्या नीति भारत आजादी के बाद जो बनी वो 1976 में बनी। 1976 में हमारी पहली जनसंख्या नीति बनकर आई। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब इस जनसंख्या नीति का जो सबसे बड़ा मोटो था, यानी सबसे बड़ा जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि जनसंख्या वृद्धि को हर हाल में कम किया जाए। हम दो हमारे दो तक परिवारों को सीमित किया जाए, हम दो हमारे दो, बस यहाँ तक परिवारों को सीमित किया जाए। और 16 अप्रैल 1976 में भारत की प्रथम जनसंख्या नीति लागू कर दी गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 16 अप्रैल 1976 में भारत की प्रथम जनसंख्या नीति लागू की गई और इस नीति का मुख्य उद्देश्य था जनसंख्या वृद्धि दर को 35% से 25% तक लेकर आना। प्रति हजार पर है ये, है ना, प्रति हजार पर। ओके, ये ध्यान रखना है, यानी कम करना जनसंख्या वृद्धि को प्रति 100 पे, प्रति हजार नहीं, प्रति 100 जनसंख्या वृद्धि दर 25% तक लेकर आना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने राज्य सरकारों को अनिवार्य नसबंदी की परमिशन दी गई थी, अनिवार्य नसबंदी की परमिशन दी गई। भारत में अनिवार्य नसबंदी को अपनाया गया, राज्य सरकारों को परमिशन कि वे अनिवार्य नसबंदी करें, यानी उन सभी फैमिली की कंपलसरी नसबंदी की जाएगी जिनके 2 बच्चे हो चुके हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिनके 2 से ज्यादा हैं उन बच्चों को कुछ
किया जाएगा, बट जिनके 2 बच्चे हो गए हैं तो उनकी अनिवार्य नसबंदी की जाएगी। ठीक है, ये एक कानून बनाया गया। अब इस कानून की पालना के लिए यहाँ पे एक बड़ी विचित्र बात देखने को मिली। तो यहाँ पे जो सरकारी विभाग था उसको डाटा कंप्लीट करने के किया उन्होंने कि जो कुंवारे लड़के थे उनकी भी पकड़ पकड़ के नसबंदी कर दी बेचारों की। कुंवारे जो लड़के थे जिनकी शादी नहीं हुई थी, डाटा कंप्लीट करने के लिए उन कुंवारों लड़कों की पकड़ के नसबंदी कर दी। ये विचित्र सी स्थिति इस जनसंख्या नीति में आई और इस अनिवार्य जन नसबंदी है, इसका अनिवार्य नसबंदी का विरोध किया गया सभी जगह पूरे भारत में, और फिर इस नीति में संशोधन कर इस अनिवार्य नसबंदी को वापस ले लिया गया था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं कि अब क्या था विशेष, इन जो उद्देश्य हमने जो बात करी कि क्या उद्देश्य थे, तो अनिवार्य नसबंदी वगैरह, तो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इंदिरा गांधी के द्वारा प्रकार की कमेटी बनाई गई थी। इनमें से जो प्रथम कमेटी थी वो थी सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक अध्ययन हेतु। ठीक है, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अध्ययन हेतु। दूसरी जो कमेटी थी वो थी जैविक में गुणात्मक पहलुओं से संबंधित। जैविक यानी बायोलॉजिकल जो गुणात्मक पहलू है, यानी कि सिंपल सी हम अगर जैविक गुणात्मक पहलू की बात करें तो हमारी जो जनसंख्या है उसको गुणवत्तापूर्ण जीवन देने के लिए एक कमेटी निर्माण किया गया था। तो इंदिरा गांधी के द्वारा 2 प्रकार की कमेटी, या यूं कहें एक कमेटी बनाई गई जिसके 2 पार्ट रखे गए। एक पार्ट था सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक उद्देश्यों को से संबंधित, और दूसरा था जैविक गुणात्मक पहलुओं से संबंधित, यानी जनसंख्या को गुणवत्तापूर्ण जीवन देने से संबंधित था। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अब संशोधित जनसंख्या नीति। जब इस जनसंख्या नीति का जो कि 1976 में बनी थी, इसका जब भारी विरोध हुआ तो इस भारी विरोध के कारण इस जनसंख्या नीति में जो पहले वाली थी इसमें क्या करना पड़ा, संशोधन करना पड़ा। अब 1977 में क्या कर दिया गया, इस नीति में संशोधन कर दिया गया। ठीक है, इस नीति में संशोधन कर दिया गया था। अब क्या था कि इस नीति के अंतर्गत भारत सरकार ने फैमिली प्लानिंग पॉलिसी यानी कि परिवार नियोजन कार्यक्रम या परिवार नियोजन नीति को फैमिली वेलफेयर पॉलिसी के रूप में बदल दिया। ठीक है, फैमिली वेलफेयर पॉलिसी के रूप में बदल दिया और अनिवार्य नसबंदी वाली जो योजना थी उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कारण था कि भाई जो नवयुवक हैं बेचारों की शादी नहीं हुई है, पकड़ के नसबंदी कर देंगे तो वो किसी काम के नहीं रह जाएंगे, फिर आगे शादी नहीं होगी उनकी, है ना। तो यहाँ पे फैमिली वेलफेयर पॉलिसी के रूप में इसे बदल दिया गया। पॉलिसी की मुख्य जो विशेषताएं थी वो थी कि महिलाओं को जो अधिकार देना है वो है, साथ ही बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, महिलाओं को अधिकार देना इस जो नीति का मुख्य उद्देश्य रखा गया। महिलाओं को अधिकार देना और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना इस नीति का प्रमुख उद्देश्य रखा गया, जो कि संशोधित नीति थी 1977 में। ठीक है, आगे बात करते हैं अब जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं। कौन सी वाली, जो 1977 वाली जो जनसंख्या नीति है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या रही थी। हमारी जनसंख्या नीति की अगर हम मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं, ठीक है, हमारी जनसंख्या नीति की अगर मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं तो पहली विशेषता थी जनता को जनसंख्या नियंत्रण के विभिन्न साधनों, जनसंख्या नियंत्रण के विभिन्न लाभ के प्रति जागृत करना। देखो, भारतीय समाज में 2 जो बड़े धर्म हैं, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म। हिंदू धर्म की मान्यता ये है कि जो मुखाग्नि दी जाती है, मुखाग्नि समझते हैं आप, मुखाग्नि दी जाती है तो वो मुखाग्नि पुत्र के द्वारा दी जाती है, और ऐसे में यदि पुत्र नहीं होता है तो पुत्र की लालसा में कई पुत्रियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है, ऐसा ही मुस्लिम समाज में माना जाता है कि जो बच्चा है
जो भी गर्भ में पैदा होगा वो ईश्वर की देन है, और आप अप्राकृतिक संसाधन मतलब जैसे कि कॉन्डोम्स वगैरह या जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती हैं उनके द्वारा अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो यहाँ पे अप्राकृतिक तरीका आपने अपनाया, और अप्राकृतिक तरीका ऊपर खुदा को पसंद नहीं है, और ऐसे में उसको वो बच्चे की मृत्यु मानते हैं, यानी कि आप एक गर्भ की हत्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मुस्लिम समाज में जनसंख्या नियंत्रण करना क्या है, विवेक आत्म संयम के द्वारा बताया गया है। तो वो क्योंकि मानव एक जैविक प्राणी है, तो ये है पूर्णता स्वाभाविक जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल एक जैविक इच्छा होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसी तरह से ये इन सब चीजों के होने के कारण हमारा जो भारत है यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो पाया। ठीक है, और इसी वजह से इंदिरा गांधी को अनिवार्य नसबंदी जैसा कड़ा कदम उठाना पड़ा था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब हम बात कर रहे हैं जनसंख्या नीति में जो 1977 वाली थी उसकी मुख्य विशेषताएं क्या रही। तो पहली विशेषता थी कि जनसंख्या नियंत्रण के विभिन्न साधन। मतलब पहले लोगों को डर लगता था कि मतलब ऐसा समझते थे, जब भ्रांतियां हुआ करती है ना कुछ, जब प्रारंभ में आए कोई भी चीज प्रारंभ होती है तो उसके प्रति कुछ भ्रांतियां होती हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हैं वो सेफ नहीं होती हैं, वो खैर वो लंबे समय तक यूज के लिए होती भी नहीं है क्योंकि वो हार्मोनल स्टेबलेट होती हैं, तो वो आपकी सेहत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, तो बस इस तरह की जो चीजें हैं उनकी वजह से, भ्रांतियों की वजह से जो गर्भ निरोधक साधन है उनका उपयोग नहीं किया जाता था। ठीक है, तो उस गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग के बारे में जागृत करना इस नीति का उद्देश्य रहा। साथ ही विवाह की जो न्यूनतम आयु है उसे भी यहाँ बढ़ाने पर विचार किया गया। लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष करना तय किया गया था। ठीक है, साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट जो विशेषता है वो है कि विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए। विवाह का पंजीकरण, वर्तमान में तो विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है। अगर आपकी शादी होती है और आपने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो सरकार की नजर में आप शादीशुदा नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है, तो विवाह का पंजीकरण भी आपका अनिवार्य होगा। इसके बाद करते हैं महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि से होने वाले जो दुष्परिणाम हैं उनसे भी जनता को अवगत करवाया जाना चाहिए। ठीक है, ये आवश्यक है। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये ओवरलोडेड है ना, मतलब ओवरलोड है, इस अर्थ पर पॉपुलेशन ओवरलोड है। और वास्तव में जो जनसंख्या वृद्धि है ये बड़ी बड़ी समस्याओं की एक वजह है। जनसंख्या वृद्धि बड़ी समस्याओं की एक वजह बनती है, तो जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए। ईश्वर ईश्वर ठीक है, हम कहते हैं कि भाई ईश्वर है, बट मैं भी मानता हूं, मैं आस्तिक हूं, ईश्वर है। ठीक है, ईश्वर ने भी एक सिस्टम बनाया है कि आप देखो भेड़ बकरी अन्य पशु हिरण वगैरह, उनको कहीं भी जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए नहीं कहा जाता, फिर भी उनकी जनसंख्या लिमिट में रहती है। आज तो हम उनका शिकार कर रहे हैं तब, लेकिन जब मानव उनका शिकार नहीं करता था, केवल पृथ्वी पर वही प्राणी थे, मानव नहीं था, उस समय भी उनकी जनसंख्या, उनकी जो संख्या थी वो नियंत्रित रहती थी। कारण है क्योंकि एक खाद्य जाल मानव ने बना रखा, सॉरी ईश्वर ने बना रखा है एक खाद्य जाल, और उसके अकॉर्डिंग जनसंख्या संतुलित रहती थी। लेकिन बड़ी चिकित्सा सुविधाओं की वजह से और उच्च जन्म दर की वजह से भारत जैसे अन्य विकासशील देश पाकिस्तान बांग्लादेश, यहाँ पे जन्म दर क्या है, उच्च है, मृत्यु दर निम्न है। तो जन्म दर उच्च होने की वजह से जनसंख्या में भारी वृद्धि देखने को मिलती है, और इस जनसंख्या वृद्धि के बड़े दुष्परिणाम है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लेशियर्स का पिघलना है, CO2 के अनुपात में वृद्धि है, एसिड रेन वगैरह है, ओजोन छिद्र हैं, ये जनसंख्या वृद्धि के बड़े दुष्परिणाम हैं। तो हमें जनसंख्या को नियंत्रित करना ही होगा हर हाल में। कारण है कि अगर जनसंख्या नियंत्रित रहेगी तो हम संसाधनों का उपयोग लंबे समय तक कर पाएंगे, क्योंकि संसाधन तो सीमित है ना, संसाधन तो सीमित है, जनसंख्या असीमित बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब संसाधन तो उतने के उतने ही हैं। जनसंख्या प्रारंभ में 10 थे,
ठीक है, संसाधन एक बोरी गेहूं की थी, अब 20 हो गए, अभी भी एक बोरी है, उसमें से आधी बोरी वो खा चुके हैं। अब पहले 10 जनों ने आधी बोरी खाई, अब 20 जनों के लिए आधी गेहूं बच रहा है। तो संसाधन तो क्या है, सीमित है, लेकिन आबादी क्या है, लगातार बढ़ती जा रही है। और ये जो भयावह स्थिति है, ये जो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये भयावह स्थिति बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और यूं भी कहते हैं कि आने वाला जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा, कभी ना कभी निश्चित रूप से होगा। तो आगे जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा वो प्राकृतिक संसाधनों को लेकर ही होगा, चाहे वो पानी हो, चाहे वो अन्य खनिज संसाधन हो। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, विशेषकर जल के संदर्भ में ये बात कही जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि अब इस जनसंख्या नीति की हम क्या खास बात कर रहे हैं। इस जनसंख्या नीति में एक बात कि यदि स्थायी तौर पर परिवार नियोजन को अपनाया जाता है, स्थायी तौर पर यदि परिवार नियोजन को अपनाया जाता है, तो नसबंदी करवाने वाले परिवार को पुरस्कार भी दिया जाएगा। और साथ ही ये कहा गया कि सामान्य शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। यानी जो जनरल नॉलेज है उसमें जनसंख्या शिक्षा में सभी चीजें आ जाती हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के जो तरीके हैं, वो सभी इस सामान्य शिक्षा में शामिल किए जाने अनिवार्य कर दिए गए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ती जा रही है और उसे नियंत्रित करना हमारे ही बस में है। कुछ जनजातियां ऐसी होती हैं, जैसे निकोबारियंस की अगर हम बात करें, अंडमान निकोबार में कुछ जनजातियां हैं जैसे कि निकोबारियंस हैं, और अन्य जिनकी हम बात कर चुके हैं, ओंग, जरावा, सेंटिनेलीज, शेमैन, यहाँ तक कि बुशमैन वगैरह, बुशमैन ये भी हम पढ़ चुके हैं, बुशमैन जनजातियां वगैरह। तो ये जो जनजातियां हैं, बुशमैन, निकोबारियंस, ठीक है, ये पूर्णतया प्राकृतिक जीवन जीते हैं। आज भी जैसे पशुओं में होता है ना कि एक ब्रीडिंग टाइम होता है, एक ब्रीडिंग टाइम होता है, उसी समय उनकी मादाएं बच्चों को जन्म देती हैं। और ओवरऑल वो और बाकी समय में मादाएं बच्चों को जन्म नहीं दे पाती हैं। जैसे आप पशु पक्षियों में देखते हो, पशु पक्षियों में जैसे चिड़िया वगैरह होती है, वो एक विशेष टाइम में ही, यानी बसंत काल में अंडे देती हैं, और उसके बाद फिर वो कभी भी अंडे नहीं देती हैं। तो उनका क्या रहता है, एक सीजनल टाइम रहता है, इससे उनकी जनसंख्या नियंत्रित रहती है। अब ऐसे ही ये जो जनजातियां हैं, ये पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीती हैं। इनमें निकोबारियंस, बुशमैन वगैरह, ओंग, जरावा, सेंटिनेलीज, अन्य जनजातियां जैसे कि कांगो के पिग्मी, ये भी, इनमें भी क्या एक खास बात होती है, इनकी जो मादाएं होती हैं, यानी कि जो औरत होती हैं इनकी, वो भी जब अकाल पड़ता है, ये कोई गर्भ निरोधक साधन यूज नहीं करते हैं, इनमें जन्म दर तो उच्च होती है इन जनजातियों में, लेकिन चिकित्सा सुविधाओं के अभाव की वजह से इनकी संतानें मर जाती हैं। एक और खास बात है कि अकाल पड़ता है तो इनकी जो मादाएं हैं, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी, ठीक है, विदाउट प्रोटेक्शन भी वो गर्भ धारण नहीं करती हैं, जैसा कि ईश्वर ने बनाया है उस तरीके से। ठीक है, लेकिन जनजातियों से हटके जो हमारे जैसे जो लोग हैं, उनमें जो मादाएं हैं यानी कि महिलाएं हैं, वो कभी भी गर्भ धारण कर सकती हैं। तो ये एक विचित्र स्थिति है। तो ईश्वर ने सीजनल टाइम बनाया है, ब्रीडिंग टाइम बनाया है, ठीक है। तो अगर इनके लिए है और हमारे लिए नहीं है, तो हमें स्वतः ये जनसंख्या को नियंत्रण करना ही होगा। वो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक बेहतर ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये ध्यान रखना, इसमें अब नसबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए क्या दिया गया है, प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। साथ ही जनसंख्या शिक्षा को सामान्य शिक्षा में शामिल भी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अब आ जाती है हमारी नई जनसंख्या नीति। ये 1976 में आई, 1977 में जस्ट इसमें संशोधन हो गया, और उसके बाद आ गई हमारी नवीनतम जनसंख्या नीति। अब नवीनतम जनसंख्या नीति जो आती है, ये आप जानते हैं 15 फरवरी 2000 में आती है। 15 फरवरी 2000 में जनसंख्या नीति निर्मित की गई, और ये हमारे भारत की नवीनतम जनसंख्या नीति है। इसके बाद अभी तक कोई जनसंख्या और
निर्मित की गई है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ओके, आगे अगर हम बात करते हैं तो 15 फरवरी 2000 को जनसंख्या नियंत्रण हेतु एक नवीनतम जनसंख्या नीति का निर्माण, जिसके उद्देश्य निम्नलिखित रहेंगे। आगे वाली जो स्लाइड है उसमें जनसंख्या से संबंधित कुछ उद्देश्य हैं। ये एक खूबसूरत सा डायग्राम है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। आगे हम शुरू करते हैं हमारी इस जनसंख्या नीति के उद्देश्यों को। देखो क्या है, सबसे पहली बात, ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो 15 फरवरी 2000 की जनसंख्या नीति है उसका एक उद्देश्य है। एक सार्थक कल की शुरुआत कब होगी? जब आप परिवार नियोजन अपनाएंगे। ठीक है, परिवार नियोजन अपनाएंगे, ये ध्यान रखना है। एक सार्थक कल की शुरुआत तभी होगी जब आप परिवार नियोजन को अपनाएंगे। परिवार नियोजन के माध्यम से हम हमारे परिवार को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं। कारण है क्योंकि हमारे पास संसाधन अच्छे रहते हैं और जनसंख्या सीमित रहती है। ठीक है, अगर आप पॉपुलेशन में वृद्धि करते हैं तो सीमित संसाधनों में आपको अधिक बच्चों का लालन पालन करना होता है, जो आज के महंगाई भरे समय में बहुत मुश्किल है। तो इस नीति के उद्देश्य क्या हैं, उनकी अगर हम बात करें तो देखो क्या था। पहला उद्देश्य यह था कि प्रति परिवार दो बच्चे, प्रति परिवार 2 बच्चे का जो मापदंड है उसको बनाना। ठीक है, पहला उद्देश्य है कि इस नीति का उद्देश्य है कि कुल प्रजननता को प्रतिस्थापन स्तर यानी 2 बच्चे प्रति जोड़ा तक लाना है, प्रति कपल, यानी एक कपल के सिर्फ 2 बच्चे। ठीक है, जो इसका मध्य सत्रीय लक्ष्य है। मध्य सत्रीय का मतलब इसके कुछ लक्ष्य, एक तो रखे गया था मध्यम लक्ष्य और एक था दीर्घ लक्ष्य। मध्यम लक्ष्य और दीर्घ लक्ष्य। तो मध्यम लक्ष्य ये था कि प्रति परिवार, प्रति कपल 2 बच्चे का उद्देश्य था, मध्यम उद्देश्य था। ठीक है, और इसका